कुछ तो बात है ना इस मिट्टी में। किसी ने पुत्र को वीर बनाया, किसी ने पति के जगह तलवार उठाई। ये कहानी उन्हीं की। अगर वे ना होते तो शायद हम ना होते। भारत तलवारों से बचा है, संकल्प से बना, क्योंकि हर दफा किसी ने असंभव चुना और इतिहास ने झुक कर लिखा, एक था राजा। जब भारत की धरती पर औरंगजेब का काला साया था, तब अपने ही देश में एक राजकुमार बना बागी था। मुगलों की चादर काली थी, हर दिशा पर उनकी जाली थी, पर एक चिंगारी ऐसी थी जो बुझी नहीं। एक लहर ऐसी थी जो रुकी नहीं। 52 युद्ध, न हार न मात। एक जिद से साम्राज्य उठा। वो एक जुनून था, एक संकल्प था। हाँ, भारत का ऐसा एक था राजा, राजा छत्रसाल। सत्रहवीं शताब्दी का भारत, एक समय जब मुगलों का साम्राज्य अपनी सबसे भयानक शक्ति में था। दिल्ली से दक्षिण तक औरंगजेब का एक ही नियम था, झुक जाओ या मिट जाओ। फिर जंगलों से निकली एक आंधी थी, बर्फीली हवा से ठंडी थी। जो अकेला था वो सेना बनी। बुंदेलखंड ने एक जुगनू जाना। तो चलिए लौट चलते हैं उस समय में जहां एक छोटा राजकुमार बुंदेलखंड की मिट्टी पर चला और चलते चलते इतिहास लिख गया। और फिर इतिहास ने उसका नाम लिखा। एक था राजा, बुंदेला केसरी, महाराजा छत्रसाल। पांच घुड़सवार और 25 सैनिकों के साथ औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे। उन्हें राजगद्दी विरासत में नहीं मिली थी। 20 साल की उम्र में विद्रोह किया और बुंदेलखंड को एक नई पहचान दी। अरे पैया लागो रे, पैया लागो रे, मोर छत्रसाल महाराज तोरी पैया लागो रे। मोर छत्रसाल महाराज तोरी पैया लागो रे, पैया लागो रे, पैया लागो रे, मोर छत्रसाल महाराज तोरी पैया लागो रे। दिल्ली का छतरपुर छत्रसाल स्टेडियम, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला, और यहां धुबेला का छत्रसाल म्यूजियम, ये सारे बने हैं महाराजा छत्रसाल के नाम। पता था आपको? मुझे भी नहीं पता था। इसलिए चलिए चलते हैं उनके पीछे, जो एक ऐसे राजा है जिनके नाम पर जगहें तो बनी, पर कहानी कहीं खो गई। सत्रहवीं शताब्दी के भारत की विशेषता है कि वो एक ऐसा समय था जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पे था, लेकिन उसको खत्म करने की शक्तियां भी पैदा हो रही थी। उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह, दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, और इनके बीच में आज के मध्य प्रदेश में जब ओरछा, दतिया और दूसरे बुंदेला राज्य मुगलों के सामने घुटने टेक चुके थे, तो एक ऐसा राजा था जिसने अपनी शक्ति
बढ़ाई और मुगल साम्राज्यवाद को चुनौती दी। वो थे महाराज छत्रसाल बुंदेला। राजा छत्रसाल 1650 के आसपास पैदा हुए। उनके पिता का नाम चंपत राय था, जो ओरछा राजघराने से तो थे पर राजा नहीं थे, राजा बनना चाहते थे। और इसका उन्होंने बहुत प्रयास किया, जिसमें उन्होंने ओरछा राजघराने को और मुगल साम्राज्य को, दोनों को ही चैलेंज किया। और इसी क्रम में उनकी बहुत ही दुखद परिस्थिति में मृत्यु हुई अपनी पत्नी के साथ, जब छत्रसाल 12 वर्ष के थे। चंपत राय का सर काट के ओरछा भेजा गया और ओरछा से फिर मुगल सम्राट औरंगजेब के पास भेजा गया। बताया जाता है कि महाराजा छत्रसाल ने थोड़े समय के लिए मुगल सेना में भर्ती ली थी। इतना सब होने के बावजूद ऐसा कैसे किया? उनकी पिता की मृत्यु के बाद उनके राज परिवार के लोगों ने उन्हें छोड़ दिया और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये कि किसी बड़ी शक्ति से जुड़कर अपनी शक्ति बढ़ाएं। और ऐसा सोच के उन्होंने राजा जयसिंह की वो सेना जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध दक्कन को जा रही थी, उसको ज्वाइन किया। और ये उनका मुगल ब्यूरोक्रेसी में एंट्री करने का एक छोटा सा एपिसोड। जब महाराजा छत्रसाल मुगल सेना में शामिल हुए, तब से उनके जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू। क्योंकि वो एक नाम है ना, जिसके बिना औरंगजेब के खिलाफ किसी भी विद्रोह की कहानी अधूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा स्वराज्य की स्थापना की, जो एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले बड़े राजपूत सरदारों के पास और राजाओं के पास बड़े बड़े राज्य थे, लेकिन मराठों के पास अपना कोई राज्य नहीं था। उन्होंने इस कमी को पूरा किया। कुछ मुलाकातें ना क्षणिक होती हैं, लेकिन उनका असर युगों तक रहता है। अब ये दोनों वीरों के बीच क्या बातें हुई, इसका तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। पर हां, जो कुछ महाराजा छत्रसाल ने सुना, सोचा, समझा, वही उनका संकल्प बना। कहते हैं कि एक जलती हुई मशाल दूसरी को रोशन कर जाती, और छत्रपति शिवाजी महाराज से मिली इस रोशनी में बुंदेलखंड ने अपना सूरज उगते देखा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें विश्वास दिलाया होगा कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम बड़ी ताकतों से जंग कर सकते हो और अपना राज्य स्थापित कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट था स्ट्रेटजी ऑफ वॉरफेयर। किसी बड़ी सेना के खिलाफ कैसे लड़ना है, गरिल्ला वॉरफेयर कैसे करना है, ये उन्होंने देखा। साथ में मुगलों और मराठों दोनों के लड़ने के अंदाज को देख करके बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे ना इतिहास की एक चीज बहुत आकर्षित करती। उसके हर मोड़ पर लिखा होता है, क्या होता अगर, क्या होता अगर ये दोनों कभी मिले ही ना होते, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा छत्रसाल। क्या तब भी महाराजा छत्रसाल ने तलवार उठाई होती, या वो किसी मुगल सरदार की सेना में एक नाम बनकर रह गए होते? और क्या होता अगर औरंगजेब ही ना होता? कहीं ना कहीं उसी के जुल्म ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने महाराजा छत्रसाल को। पता है, मुझे लगता है कि इतिहास तकदीर के साथ मजाक करती रहती, अपनी कहानी को बेहतर बनाती। कभी किसी चिंगारी को हवा से मिला देती ताकि वो शोला बन जाए, और फिर कभी किसी भड़कती आग को तूफान से भिड़ा देती ताकि कहानी
और रोमांचक हो जाए। जैसे इस कहानी में, जहां कुछ ही घुड़सवार और सैनिकों के साथ महाराजा छत्रसाल ने मुगलों पर हमला बोल दिया, विद्रोह का ऐलान कर दिया। मुगल सेना जिसमें 40 लाख से ज्यादा सैनिक थे, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी सेनाओं में से एक, और उनके सामने महाराजा छत्रसाल और उनके कुछ घुड़सवार। ऐसी जुर्रत, क्या पागलपन सवार रहा होगा ना, क्या जुनून रहा होगा। क्या जमाना रहा होगा वो। सोचिए, ये हथियार जो आज हम सिर्फ म्यूजियम में देखते हैं, उस वक्त के लोगों के रोज के साथी थे। जैसे आज हमारे मोबाइल फोन्स हैं, वैसे ही ये तलवारें, ये ढालें उनके हाथों से चिपकी रहती थी। राजा छत्रसाल ने भी शायद इनमें से किसी एक को उठाया हो सकता है यही हो, यही तलवार। और ये कमरा, हो सकता है यहीं बैठे हो राजा छत्रसाल, यहीं तय हुई हो वो रणनीति जिसने मुगलों की नींद उड़ा दी थी। जो कुछ हमें महाराजा छत्रसाल के बारे में पता है, वो सब या तो इतिहास के पन्ने पर है या फिर लोक कथाओं में। लेकिन क्या उनके परिवार में शायद कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अभी दुनिया तक नहीं पहुंची? चलिए चलते हैं पन्ना और उनके वंशजों से पूछते हैं कैसे याद करते हैं वो अपने पूर्वज को। महाराजा छत्रसाल को लेकर ऐसी कोई कहानी है जिसके बारे में आपको पता है पर वो बाहर प्रचलित नहीं? महाराज छत्रसाल जब 13 साल के थे, उनका घोड़ा बहुत अच्छा था, तो वहां पे एक मुस्लिम सूबेदार था, उसने उनको थप्पड़ मारा, उनका घोड़ा ले गए। तो उनकी माँ ने कहा तो तुम्हारा घोड़ा ले गए, कल को तुम्हारा परिवार ले जाएंगे। तो दोनों माँ बेटे औरंगजेब के दरबार में गए, घोड़ा भी वापस लेके आए और वहां से ये बैटल चालू हो गया। कोई ऐसी परंपराएं हैं, कोई रीति रिवाज महाराजा छत्रसाल को लेकर जो आज भी निभाए जा रहे हैं? तो बेसिकली बुंदेलखंड मनाने का आशीर्वाद मिला था पंचम सिंह जी को। तो महाराज पंचम सिंह जी ने अपना शीश चढ़ाया था विंध्यवासिनी में, तो बूंद गिरी थी, तो उन्होंने कहा बुंदेल के नाम से साम्राज्य होगा। उनके बाद में वही आत्मा, हमारा मानना नहीं हमारा विश्वास है, वो छत्रसाल बन के जन्म लेती है। और ऐसा कहा जाता है कि महाराज छत्रसाल का जो है क्रिमिनेशन नहीं होता, उनका दाग संस्कार नहीं होता, गायब हो गए थे, तो वो दिन भी मनाया जाता है, वो अंतर्ध्यान हो गए थे। महाराजा छत्रसाल की इतनी बड़ी विरासत है, इतने सारे यादें हैं उनके, इतने कारनामे हैं, क्या ये विरासत कभी आपको बोझ लगती है? हाँ, एक्चुअली पहले मतलब मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि आई वॉज फ्रॉम दिस फैमिली। देन सडनली आफ्टर माई फादर पासिंग अवे, देन आफ्टर दैट रिचुअल्स अटेंड करते करते ऐसा प्रेशर वगैरह फिर फील होना बंद हो गया। नाउ आई फील प्राइड इन इट कि आई हैव गॉट माई फोरफादर्स नेम and I'm actually very proud of it now. नियति के हर मोड़ पर कोई ऐसी ताकत होती है जो ना तो देखी जा सकती है ना समझी। और ऐसी ही किसी ताकत से राजा छत्रसाल को मिले उनके गुरु श्री प्राणनाथ जी। ऐसे जैसे लिखने से पहले ही किसी पत्र का जवाब मिल गया। उस मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया, असंभव संभव होने लगा। जैसे किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, किसी ने कहानी को छूकर उसमें चमत्कार भर दिया। जब उन्होंने राजा बनने का निर्णय लिया तो राजनीति में किंगशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए और मासेस तक पहुंचाने के लिए एक राजगुरु की आवश्यकता हुई। और गुरु प्राणनाथ जी ने ये उनकी मुश्किल आसान कर दी। तो 1675 में उनका राज तिलक हुआ पन्ना में,
और जो एक विद्रोही था वो पूर्ण रूप से एक राजा बन गया। राजा बनना कोई आसान काम तो है नहीं, और खास करके एक राजा जो हमेशा लड़ाइयाँ करता रहता है, उसको तो आज भी लड़ाइयों के लिए पैसे चाहिए, युद्ध के लिए पैसे चाहिए, तब भी लगते होंगे। तो राजा छत्रसाल ने ये पैसों का जुगाड़ कैसे किया? बुंदेलखंड की धरती सोना नहीं उगलती, लेकिन ये वास्तविक है कि वो हीरे उगलती है। और किसी भी राज्य को चलाने के लिए, उसके विस्तार के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए और उसकी प्रजा की रक्षा करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, कॉन्टिन्यूअस रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। और बुंदेलखंड में इतनी उपजाऊ भूमि नहीं है कि किसानों पर कर लगाया जाए, ना ही कोई बड़ा व्यापार है जिसमें शुल्क लिया जाए व्यापारियों से। तो हीरों का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम। कहा जाता है कि एक संध्या को महाराज छत्रसाल चिंतित बैठे हुए थे, तो प्राणनाथ जी ने समझ गए कोई परेशानी में है। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या दिक्कत है, धन की दिक्कत है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि इस रात को आप जहाँ तक घोड़े दौड़ाएंगे आपको हीरे की खदानें मिलेंगे। बस सच्चाई ये है कि बहुत अच्छे जौहरी थे और उन्हें खदानों का बहुत अच्छा ज्ञान था, और उन्हीं के कारण महाराज छत्रसाल को हीरा की खदानें मिली। उससे उनका आर्थिक समस्या का समाधान किया। कैसा रहा होगा वो वक्त ना, जब ये जगह एक छावनी बन गई होगी? चलिए देखते हैं। कहीं चूल्हे जल रहे होंगे, कहीं रणनीति की छोटी छोटी बातें, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा नाच गाना, लेकिन हर आंख में एक ही इरादा। यहीं कहीं थक के बैठे होंगे वीर, पत्थर का टकिया तलवार सिरहाने। किसी ने भुने चने बांटे होंगे, कोई किसी घाव पर लेप लगा रहा होगा, और बीच बीच में थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा हौसला। सोचिए, एक सेना जिसका हर सिपाही जानता था कि वो सिर्फ एक फौज का हिस्सा नहीं, एक इतिहास बनने जा रहा है। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े। कोई कहते हैं कि 252 युद्ध लड़े, जिसमें से 52 मुख्य युद्ध थे, और उनमें से किसी में भी वो हारे नहीं। तो ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। और ये भी कि औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो उसके बाद तो उनके लिए चीजें थोड़ी आसान हुई होंगी ना? सच पूछिए तो सबसे मुश्किल लड़ाई महाराजा छत्रसाल की औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुई, और वो हुई मोहम्मद खां बंगश के साथ। बंगश की तीसरी चढ़ाई के समय महाराजा छत्रसाल की अवस्था 80 वर्ष से अधिक की थी। उनके मन में कहीं ना कहीं एक आशंका थी कि हम किसी प्रकार की परेशानी में न फंस जाएं। उनकी बहुत स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी। उनको मालूम था कि कब जंग लड़नी है, कब सुलह करनी है, और कब किसी का साथ देना है और साथ लेना है। इसीलिए महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी। महाराज छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी बाजीराव को विचार विमर्श के उपरांत चिट्ठी लिखी, इस आशय से कि जिस तरह से गजेंद्र को संकट से मुक्त कराने के लिए विष्णु ने सहायता की थी, उसी तरह से आप भी आकर के हमें संकट से मुक्त कराइए। बाजीराव को जब मदद का संदेश मिला तो वो एक जंग में मसरूफ थे, और जैसे ही उस जंग में जीत पाई, फौरन मदद की। मोहम्मद खां बंगश को ये लगा कि दो बड़ी ताकतों का सामना करने से बेहतर है कि वो पीछे हट जाए, और इस तरह से महाराजा छत्रसाल की एक और जीत हुई। यही थी वो आखिरी जंग छत्रसाल और मोहम्मद खान बंगश के बीच। 1731 में उनकी याद में पेशवा बाजीराव ने एक समाधि बनवाई, जो यहां धुबेला में। महाराजा छत्रसाल तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे छोड़ी एक मिसाल कि अगर इरादा साफ हो तो बागी भी सम्राट बन सकता है। मेरे लिए ना
इतिहास सिर्फ गद्दियों की, तलवारों की और जंगों की कहानियां नहीं होती। इतिहास सिर्फ हार और जीत का गवाह नहीं है। यह असल में साक्षी है हर उन भावनाओं का जिनकी वजह से जंग के कदम आगे बढ़ते हैं। बाकी सब तो इनका परिणाम होते हैं। महाराजा छत्रसाल के जज्बात, उनका जुनून, उनकी जिद, उनका संकल्प, वही है हमारा सच्चा इतिहास।